बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड के नए पेपर पैटर्न के मुताबिक जो कि एसएलओ बेस्ड है, आपका जो मारूजी तर्ज का पेपर है वो हिस्सा कवायद पर मुश्तमिल है। लिहाजा इसी सिलसिले का आज दूसरा लेक्चर है। आप मेरे साथ मारूजी सवालात सीखेंगे। आप मेरे साथ मारूजी सवालात हल करेंगे। जी तो बेटा, आज के लेक्चर का पहला सवाल है, किसी शख्स की जिंदगी के कुछ पहलुओं को इस तरह नुमायां करना कि इस तरह इसका तारुफ भी हो जाए मगर वो इसकी समाने ना हो, कहलाता है। समाने यानी उसकी जिंदगी की मुकम्मल दास्तान। तो बेटा, आपने ये किस चीज की डेफिनेशन है कि किसी शख्स की जिंदगी के कुछ पहलुओं को इस तरह नुमाया करना, यानी इस तरह उनके बारे में बताना कि उसका इंट्रोडक्शन भी हो जाए मगर वो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी की कहानी ना हो, तो वो क्या कहलाता है? अफसाना, ड्रामा, मजमून या खाका? जी तो बेटा, वेल डन, ये कहलाएगा खाका। नेक्स्ट, मुश्तरक खूबी या खामी की बिना पर एक शय को दूसरी शय जैसा कहना कवायद की रूह से क्या कहलाता है? कनाया, मजाज मुरसल, तशबीह या इस्तारा? दुरुस्त जवाब। जी तो बेटा, आपने पढ़ा कि मुश्तरक खूबी या खामी की बिना पर एक शय को दूसरी चीज की मानद करार देना कहलाता है शाबाश, तशबीह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, इसे कवायद की रूह से क्या कहेंगे? बहुत आसान जवाब है, आप ग्रेड 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसे कहेंगे मक्ता, और जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करता वो कहलाएगा गजल का आखिरी शेर। क्वेश्चन नंबर 29, अशार में काफिये। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 26 से हमने इसलिए शुरू किया कि इससे पहले जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट लेक्चर में आप मेरे साथ मुकम्मल कर चुके हैं। अशार में काफिये के बाद हू बहू दोहराए जाने वाले दोनों तरह से स्टेटमेंट आ सकती है। हू बहू का मतलब है एज इट इज, सेम, या दोहराए जाने वाले अल्फाज को कवायद की रूह से क्या कहेंगे? तो काफिये के बाद बेटा रदीफ हमेशा जो है वो आती है, तो काफिये के बाद हू बहू दोहराए जाने वाले अल्फाज या दोहराए जाने वाले अल्फाज को कहेंगे रदीफ। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इस शेर में हुआ और दवा कवायद की रूह से क्या कहलाते हैं? तो बेटा, जो हम वजन अल्फाज और वैसे भी काफिये से पहले इसमें करे कोई रदीफ है, और हुआ और दवा क्या कहलाएंगे कवायद की रूह से? शाबाश, बहुत आसान जवाब है, ये भी आप जो है ग्रेड 5 से पढ़ते आ रहे हैं। काफिया, हम आवाज अल्फाज जो कि रदीफ से पहले काफिया। द नेक्स्ट वन इज हार्डवेयर कंप्यूटर का दिमाग और सॉफ्टवेयर इसका जहन समझा जाता है। कवायद की रूह से ये जुमला किस अंदाजे बयान की मिसाल है? आपने अपनी बुक में जो जुमले के मुख्तलिफ अंदाजे बयान पढ़े हैं, दफ्तरी जुमला, तकनीकी जुमला, कानूनी जुमला, अदबी जुमला, तो आप जरा जहन पर जोर डालिए। और वैसे भी अगर आप इस पे थोड़ा सा इसको देखेंगे तो एक पहली नजर में समझ आ जाता है, ना तो ये जुमला दफ्तरी है, ना अदबी है, ना कानूनी है, तो ये कौन सा जुमला कहलाएगा? तकनीकी, जिसको आप इंग्लिश में टेक्निकल भी कहते हैं। ऐसे अल्फाज जिनका इमला एक ही होता है लेकिन इनके दो मानी होते हैं, तो बेटा इसको आपने इसी तरह से याद रखना है। ये दाल के ऊपर अगर आप नुक्ता डालें तो जू मानी, यानी जिसके जू का मतलब ही दो है, ठीक है। तो ऐसे अल्फाज जिनका इमला एक ही होता है, यानी वो लिखे एक ही तरह से जाते हैं, जैसे आपने तकरार पढ़ा उसके दो मानी हैं, आप पढ़ा उसके दो मानी हैं, तो बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनके दो मानी होते हैं, तो उनको कवायद की रूह से हम जू मानी अल्फाज कहते हैं, यानी ऐसे अल्फाज जिनके दो मानी हो लेकिन वो लिखे एक ही तरह से जाते हैं। इमला एक ही तरह से होता है, यानी उनकी डिक्टेशन, लिखने में वो एक ही तरह से लिखे जाते हैं लेकिन उनके दो मानी होते हैं। जब एक चीज को दूसरी चीज से तशबीह दी जाए तो दोनों में पाया जाना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब इस तरह से अगर डेफिनेशन लिख देंगे कि एक चीज को दूसरी चीज की मानद करार देना, तो ये अधूरी डेफिनेशन है। एक चीज को जब दूसरी चीज से तशबीह दी जाए तो दोनों में मुश्तरक सिफ्त खूबी का पाया जाना जरूरी है। यानी अगर आप पानी को तशबीह देते हैं कि पानी बर्फ की तरह से ठंडा है, तो बर्फ में ठंडक की
सिफ्त पाई जाती है, ठीक है। और इसी तरह से उसके होंठ गुलाब की तरह खूबसूरत है, तो गुलाब में जो है वो खूबसूरत रंग की सिफ्त पाई जाती है। तो जिस चीज से आप तशबीह देते हैं उसमें और जिसको तशबीह दे रहे हैं दोनों में मुश्तरक सिफ्त का पाया जाना जरूरी है, लिहाजा इसके बगैर आपकी डेफिनेशन मुकम्मल नहीं होती। जब एक चीज को दूसरी चीज से तशबीह दी जाए तो दोनों में, यानी जिस चीज को तशबीह दी जा रही है और जिससे तशबीह दी जा रही है, दोनों में मुश्तरक सिफ्त, यानी वो दोनों में वो क्वालिटी होनी, जिससे आप तशबीह दे रहे हैं उसमें वो क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए। यानी जाहिर है फूल होंठ से ज्यादा खूबसूरत है, बर्फ में पानी की निस्बत ज्यादा ठंडक पाई जाती है। इसी तरह से द नेक्स्ट वन इज किसी मुकर्रर मौजू पर अपने ख्यालात, जज्बात, एहसासात या तासुरात का नसर में तहरीरी इजहार कहलाता है मजमून। यानी ये पहले भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि अपने ख्यालात जो आप सोचते हैं, आपकी फीलिंग्स जो है उनका नसर में लिख कर इजहार करना कहलाता है मजमून। किसी इलाके की मखसूस तहजीबी और सकाफती कहानी जो सीना बसीना सफर करती है, यानी नस्ल दर नस्ल। ये स्टेटमेंट आपको इस तरह से भी आ सकती है कि किसी इलाके की मखसूस तहजीबी और सकाफती कहानी, यानी वहाँ के कल्चर की जो कहानी है जो नस्ल दर नस्ल या सीना बसीना सफर करती है, इसे सिंफ के एतबार से कहते हैं। कहानी नहीं कहेंगे बेटा, ना नावल ना अफसाना, बल्कि लोक कहानी, क्योंकि वो किसी मखसूस इलाके की तहजीबी और सकाफती कहानी होती है। यानी किसी इलाके की मखसूस, यानी बलूचिस्तान के कल्चर को या पाकिस्तान के कल्चर को या किसी और कंट्री के तुर्किश कल्चर को, जो किसी इलाके के मखसूस कल्चर को जो है डिफाइन करती है और एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होती है, तो उसे लोक कहानी कहते हैं। नावल किस जुबान का लफ्ज है? तो बेटा नावल जो है वो अतालवी जुबान का लफ्ज है, ये आपने याद रखना है। अगर किसी जुमले में किसी के बारे में कुछ कहा जाए, ये जरा थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, समझ के पढ़ें। अगर वैसे भी जुमला क्या होता है बेटा, वो जो हम बात करते हैं, तो जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होती है? हकीकत, हकायत, कहानी या खबर। तो जब हम किसी के बारे में कोई बात करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि आलिया बहुत ज़हीन है, तो बेटा ये क्या कहलाएगी? ये मैंने आलिया के बारे में बात की ना, तो ये है खबर। जब किसी के बारे में कोई बात की जाए तो वो होती है या कहलाती है खबर। नावल में जिंदगी की कौन सी तस्वीर पेश की जाती है? हकीकी, गैर हकीकी, अफसानवी या गैर अफसानवी? तो आपने नावल की डेफिनेशन में पढ़ा कि नावल की बुनियाद हकीकी जिंदगी पर होती है, तो लिहाजा नावल में हकीकी जिंदगी की तस्वीर पेश की जाती है। नावल के अज्जाई तरकीबी कितने हैं? ये भी आप नावल की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। नावल के अज्जाई तरकीबी 4 हैं। एक तो नावल का प्लॉट, मंजर निगारी, मुकालमा निगारी और इसके अलावा किरदार निगारी। तो नावल के 4 जो है वो अज्जाए तरकीबी हैं। नावल के मानी क्या हैं? अनोखा, खूबसूरत, बेपनाह या जबरदस्त। तो बेटा नावल के मतलब है अनोखी बात, नई बात। नावल के मौज़ूआत किस नौइयत के होते हैं? नजरियाती, तारीखी, रोमानवी या हर किस्म के? तो ये आपने याद रखना है। नावल जो है वो तमाम मौज़ूआत पर लिखे जा सकते हैं। वो तारीखी भी हो सकते हैं, रोमानवी भी हो सकते हैं, नजरियाती भी हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी नावल की इकसाम है। इसी तरह से शॉर्ट स्टोरी का लफ्ज उर्दू की किस सिन्फ में इस्तेमाल हुआ है? कहानी के लिए, अफसाना के लिए, लोक कहानी के लिए, नावल के लिए। अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ज्यादा आपको एक नज़र में देखने में यही लग रहा है कि ये शॉर्ट स्टोरी का लफ्ज जो है वो कहानी के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो कहानी के लिए नहीं बल्कि अफसाना, क्योंकि अफसाना की डेफिनेशन में आपने पढ़ा कि अफसाने की तवालत यानी जो उसकी लंबाई ये जो है वो नावल की निस्बत शॉर्ट होती है, और अफसाने की लेंथ जो है या अफसाने का जो मटेरियल वो इतना होता है जिसे आप एक ही सिटिंग में पढ़ सके। तो अफसाना का लफ्ज जो है वो उर्दू की जो सिंफ में है उसके लिए इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी का लफ्ज बोला जाता है। तो अफसाने को हम शॉर्ट स्टोरी भी कहते हैं। ड्रामा का लफ्ज किस लफ्ज से मुश्तक है? ठीक है, ड्राओ, डर, डराना या ड्रा। तो ड्रामा का लफ्ज यूनानी जुबान के लफ्ज ड्राओ से मुश्तक है। जी तो बेटा नेक्स्ट वन इज ड्रामा के लुग़वी मानी क्या है? डरना, कुछ करके दिखाना, भाग जाना या पेश करना।
तो इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ड्रामे की डेफिनेशन में बाद में लिखा हुआ है कि ड्रामा जो है वो लिखने की नहीं बल्कि पेश करने की चीज है। लेकिन ड्रामा के लुग़वी मानी जो है वो कुछ करके दिखाना, एक्ट करना। ड्रामा के लुग़वी मानी है एक्ट, एक्ट करना। तो एक्ट को आप क्या कहते हैं उर्दू में? कुछ करके दिखाना। ड्रामा की जुबान से लफ्ज है, मैंने अभी आपको बताया कि ये यूनानी जुबान के लफ्ज डराओ से मुश्तक है। जी तो बेटा इसके साथ ही मेरा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर में बहुत कुछ सीखा होगा। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है। इसके बाद भी अगर आपके जहन में कोई तिश्नगी या कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज में मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही इजाजत चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिए।